गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ बालाजी सोनटक्के, पीजीटी इकोनॉमिक्स, जेएनवी बुल्ढाना। हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में भी हमने राष्ट्रीय आय का आकलन उत्पाद विधि के द्वारा तथा व्यय विधि के द्वारा किस प्रकार किया जाता है यह देखा है। आज हम लोग राष्ट्रीय आय का आकलन आय विधि के द्वारा किस प्रकार करते हैं उसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? एक लेखा वर्ष में उत्पादन के साधनों को मिलने वाली आय को हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। राष्ट्रीय आय के मापन की क्या है? 3 विधियाँ हैं। उत्पाद विधि, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, आय विधि, इनकम मेथड, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। राष्ट्रीय आय की जो ये तीनों मापन की विधियाँ हैं, ये तीनों विधियों में से किसी एक विधि से निकाला गया मूल्य यह अन्य विधियों के द्वारा निकाले गए मूल्य के समान ही होता है। आय विधि क्या है? आय विधि है एक ऐसी विधि है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के प्राथमिक साधनों को मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में दिए गए भुगतान की गणना करके राष्ट्रीय आय का मापन करती है। इसका मतलब आय विधि में जो उत्पादन के कारक हैं उन कारकों को दिया गया भुगतान, जैसे कि हमें पता है उत्पादन के मुख्य कारक कौन से हैं। जैसे श्रम है, श्रम को क्या मिलता है? मजदूरी, वेतन मिलता है। भूमि है तो उसको क्या मिलता है? लगान मिलता है। जो पूंजी है उस पूंजी के बदले में उसको क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो ये जो भी सभी उत्पादन के साधन है, उन सभी उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाली आय को हम आय विधि में राष्ट्रीय आय निकालने के लिए जोड़ते हैं। तो साधन आय से क्या तात्पर्य है? साधन आय, जिसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित उस आय से है जो उसे साधन सेवा के बदले में प्राप्त होती है। क्या होती है? व्यक्तियों द्वारा अर्जित उस आय से है जो उसे साधन सेवा के बदले में प्राप्त होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि साधन आय के क्या क्या प्रकार है। साधन आय के यहाँ पर 3 प्रकार हैं। सबसे पहला क्या है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जिसको हम कहते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कर्मचारियों का पारिश्रमिक निकालने के लिए हमें नगद मजदूरी तथा वेतन, किस्म के रूप में आय, सामाजिक सुरक्षा योजना में मालिकों द्वारा किया गया योगदान और सेवानिवृत्ति पेंशन, इन 4 घटकों को मिलाना पड़ता है। तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक यह क्या है? इन 4 घटकों का एडिशन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नगद मजदूरी तथा वेतन क्या है। श्रमिकों को दिया गया वेतन नगद रूप में। किस्म के रूप में आय का अर्थ क्या है? जो कर्मचारी है या जो मजदूर है उनको नगद के अलावा भी मालिकों के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा या फर्म के द्वारा कुछ आय प्राप्त होती है, जैसे कि रहने के लिए निःशुल्क कमरे या निवास की व्यवस्था, आने जाने के लिए निःशुल्क गाड़ी, ड्राइवर, बाग बगीचा के लिए माली, नौकर, या फिर खाने के लिए मेस। ये जो सभी चीज़ें हैं ये क्या है? किस्म के रूप में आय है। वेजेस इन काइंड, हम इसको क्या कहते हैं? वेजेस इन काइंड कहते हैं। तीसरा जो है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों द्वारा किया गया योगदान। अब हर एक कर्मचारियों को क्या है? सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। सामाजिक सुरक्षा में मालिकों के द्वारा भी योगदान दिया जाता है और कर्मचारियों के द्वारा भी योगदान दिया जाता है। तो यहाँ पे हम राष्ट्रीय आय में केवल मालिकों के द्वारा सामाजिक सुरक्षा में दिया गया योगदान ही सम्मिलित करते हैं। कर्मचारियों के द्वारा जो योगदान है वह उसके वेतन में से दिया जाता है, वह एक उसके वेतन का ही हिस्सा है। इसलिए जो भी कर्मचारियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में योगदान दिया जाता है उसको हम राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि यहाँ पर हम सीपीएफ कहते हैं, जिसको पीएफ भी कहते हैं, तो प्रोविडेंट फंड या फिर कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इसमें मालिकों के द्वारा भी और कर्मचारियों के द्वारा भी कुछ राशि जमा की जाती है। तो जो राशि मालिकों के द्वारा जमा की जाती है वो वेतन के अलावा होती है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों द्वारा दिया गया योगदान क्या है?
हम राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित करते हैं। जो अंतिम है वो क्या है, सेवानिवृत्ति पेंशन, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। तो यहाँ पर केवल उसी पेंशन को हम लोग उसमें ऐड करते हैं जो क्या है रिटायरमेंट के बाद उसे मिलता है। ठीक है, तो ये जो चारों है, इन चारों को जब हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक मिलता है, जिसको हम कहते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। दूसरा जो आय का प्रकार है, आय के साधनों का प्रकार है या साधन आय है, वह है प्रचालन अधिशेष, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो प्रचालन अधिशेष निकालने के लिए हमें लगान, ब्याज और लाभ, इन तीनों को सम्मिलित करना पड़ता है। अब लगान और ब्याज ये तो हमें सीधे प्राप्त होते हैं। लाभ जो है कभी कभी सीधे रूप में भी दिया जाता है या फिर लाभ को हमें निकालना पड़ता है। तो लाभ को निकालने के लिए उसके क्या है, 3 घटक है। पहला घटक क्या है, लाभांश, जिसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, वितरित लाभ भी हम उसको कहते हैं। लाभांश का मतलब क्या है, जो शेयर होल्डर्स है उन शेयर होल्डर्स को दिया लाभ का दिया गया अंश, एक अंश जो क्या है लाभ के रूप में शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। जो नहीं दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अवितरित लाभ, और वही क्या है, निगम बचत है, मतलब उस फर्म की क्या है वो बचत है, जिसको हम कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं। और तीसरा जो घटक है वो क्या है, निगम कर है, कॉर्पोरेट टैक्स है। तो लाभांश जिसको हम वितरित लाभ कहते हैं, निगम बचत उसको हम अवितरित लाभ भी कहते हैं, और तीसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है, निगम कर है। जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो इन तीनों को जोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। यदि लाभ हमें सीधा दिया हुआ है तो उसे इस्तेमाल करना है, अगर नहीं दिया हुआ है तो इन तीनों घटकों को जोड़कर लाभ को हम निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं। जो तीसरा घटक है वो है मिश्रित आय। मिश्रित आय से तात्पर्य क्या है, स्वयं रोजगार से प्राप्त आय, उसको हम मिश्रित आय कहते हैं। इसके अलावा विदेशों से शुद्ध साधन आय, विदेशों से शुद्ध साधन आय हमने पहले भी देखा है, NFI हम उसको कहते हैं। विदेशों से प्राप्त साधन आय में से यदि हम विदेशी साधनों को प्राप्त आय निकाल देते हैं तो हमें क्या मिलता है, विदेशों से शुद्ध साधन आय हमें प्राप्त होता है। अब आय विधि से सबसे पहला एग्रीगेट जो हमें प्राप्त होता है वो क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, NDPFC, जिसको हम क्या कहते हैं, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो ये साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है वह क्या है, साधन आय के 3 घटकों का जोड़ है। जो हमने देखा, कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय, इन तीनों को जोड़ने के बाद हमें क्या मिलता है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हमें प्राप्त होता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है कि जो राष्ट्रीय आय यदि हमें उसे निकालना है तो साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय या राष्ट्रीय घरेलू आय, उसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं। राष्ट्रीय घरेलू आय में यदि हम शुद्ध विदेशी कारक आय, जिसको हम NFI कहते हैं, वो अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, राष्ट्रीय आय मिलती है। तो राष्ट्रीय आय बराबर क्या है, राष्ट्रीय आय बराबर राष्ट्रीय घरेलू आय प्लस शुद्ध विदेशी कारक आय। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNPFC राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय बराबर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDPFC जो हमने पहले निकाला है उसमें NFI हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है, राष्ट्रीय आय मिलता है। हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए निम्नलिखित तालिका में जो मदें दी गई है उनका इस्तेमाल करके हम NDPFC और NNPFC को ज्ञात करेंगे। आपको क्या क्या दिया हुआ है, विदेशों से निवल कारक आय -50, मजदूरी तथा वेतन 800, मूल्यह्रास 200, शुद्ध या निवल अप्रत्यक्ष कर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 250, किराया तथा रॉयल्टी 300, नियोजकों मतलब क्या है, मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान 100, लाभ 500, ब्याज 400,
कर्मचारियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान 150। तो यहाँ पे ये जो भी मूल्य दिए गए हैं सभी मूल्य किस में है, करोड़ रुपए में है। तो आपको जो मदें दी गई है और उसका मूल्य दिया गया है, इसका इस्तेमाल करके हमें एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी को ज्ञात करना है। आपको पता है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपीएफसी बराबर कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस प्रचालन अधिशेष प्लस मिश्रित आय। यहाँ पे हमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक सीधा दिया हुआ है, मजदूरी तथा वेतन कितना दिया हुआ है 800 रुपये, और ये जो 100 है वो क्या है, मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान। तो 800 प्लस 100 ये दोनों मिला के क्या हो गया, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब दूसरा जो घटक है वो प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष में कितने हैं, यहाँ पर 3 हैं, 300, 500 प्लस 400। ठीक है, जो भी हमारे पास यहाँ पे लगान, ब्याज और लाभ, ये तीनों को हमने यहाँ पे जोड़ के क्या कर दिया है, डाल दिया गया। मिश्रित आय हमें नहीं दी गई है, इसका मतलब वो मिश्रित आय की जगह पर हमें क्या करना है, शून्य रखना है। जब मिश्रित आय नहीं दी जाती है तो हमारे लिए वो क्या है, शून्य है। तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक 800 प्लस 100 कितना हो गया है, 900 हो गया। प्रचालन अधिशेष कितना हो गया है, 300 प्लस 500 प्लस 400 दैट इज 1200। तो 1200 प्लस 900 वो हो गया 2100 CR, क्योंकि सब ये आंकड़े क्या है, करोड़ में है। तो हमारा एनडीपीएफसी क्या हो गया, 2100 करोड़। अब हमें राष्ट्रीय आय यदि निकालना है तो एनडीपीएफसी या साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय घरेलू आय कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय घरेलू आय में यदि हम शुद्ध विदेशी कारक आय क्या करते हैं, मिलाते हैं तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। तो राष्ट्रीय आय बराबर राष्ट्रीय घरेलू आय प्लस शुद्ध विदेशी कारक आय। राष्ट्रीय घरेलू आय हमने निकाली है 2100 और शुद्ध विदेशी कारक आय कितनी है, -50। तो 2100 प्लस -50 इज इक्वल टू 2050। तो राष्ट्रीय आय कितनी होगी, 2050 करोड़। तो यहाँ पर हमें राष्ट्रीय आय कितनी प्राप्त हुई है, 2050 करोड़। ठीक है, तो आय से संबंधित क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, उसके बारे में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि आय विधि से अगर हम राष्ट्रीय आय का आकलन करने जा रहे हैं तो हम उस समय कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है कि हस्तांतरण आय जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्तियाँ, जेब खर्च आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या है, हस्तांतरित आय है। ठीक है, दूसरा गैर कानूनी कार्यों जैसे चोरी, जुए आदि से प्राप्त को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये सभी क्या है, गैर कानूनी कार्य है। तीसरा पुरानी वस्तुएं जैसी पुरानी कार, पुराना मकान आदि को बेचकर प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, परंतु इनकी बिक्री पर दिया जाने वाला कमीशन या दलाली राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है। इसका अर्थ क्या है, जब हम उस वस्तु को बेचते हैं तो बेचने के बाद जो हमें रकम प्राप्त होती है वो पूरी की पूरी रकम हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वह वस्तुएं किसी अन्य वित्तीय वर्षों में उत्पादित की गई है, इसलिए उनका मूल्य हम राष्ट्रीय आय में इस चालू वर्ष में नहीं सम्मिलित कर सकते। लेकिन उस वस्तु को बेचने के लिए जो कमीशन या दलाली हमने दी है, तो जिसने वो दलाली प्राप्त की है उस एजेंट का वह इस वित्तीय वर्ष का आय है, इसलिए उस कमीशन को या दलाली को हम राष्ट्रीय आय में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। उसके बाद शेयर तथा बॉन्ड्स को बेचकर प्राप्त होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इनके फलस्वरूप वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन नहीं होता है। जो शेयर्स है या बॉन्ड्स है ये क्या है, ये ट्रांसफ़र पेमेंट है, ये पिछले वर्षों में उसे बनाया गया है या उसे निर्गमित किया गया है, अब उसका केवल क्या हो रहा है, हस्तांतरण हो रहा है। मालिक कोई और था, आज उसको कोई और खरीद रहा है, इसलिए इन चीज़ों को राष्ट्रीय आय में हम सम्मिलित नहीं करते। अचानक प्राप्त आय जैसे लॉटरी, जिसको हम क्या कहते हैं, अचानक प्राप्त आय मतलब विंडफॉल गेन। तो जो लॉटरी है, लॉटरी से प्राप्त आय तथा पूंजीगत लाभ को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ऐसे अचानक प्राप्त किए गए राशि को हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते हैं।
स्वयं उपभोग वस्तुओं का आरोपित मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, परंतु स्वयं उपभोग सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। जो सेल्फ कंजम्पशन है उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, लेकिन स्वयं उपभोग वस्तुओं का आरोपित मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। इसका मतलब क्या है? यदि आप अपने संस्था के लिए खुद का घर ही ऑफिस बोलकर इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए लगने वाला रेंट, उसका मूल्य हम आरोपित मूल्य के रूप में राष्ट्रीय आय में जोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि संस्था ने हमें कोई गाड़ी नहीं दी है, हम हमारी खुद की जो कार है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उस कार का इस्तेमाल के एवज में हम कुछ यदि मूल्य लगाते हैं जिसको हम आरोपित मूल्य कहते हैं, तो और राष्ट्रीय आय में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। अप्रत्यक्ष करों जैसे बिक्री कर, उत्पादन कर आदि के फलस्वरूप वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, इन्हीं राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता। निगम कर, लाभांश तथा अवितरित लाभ, तीनों ही लाभ के ही भाग होते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, लाभ के ये क्या है? 3 घटक है। यदि लाभ दिया गया है तो इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ये क्लियर करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यदि लाभ आपको दिया गया है तो इनमें से कोई भी घटक हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते। ठीक है, तो ये सावधानियां हमें राष्ट्रीय आय के आकलन में आय विधि के द्वारा करते समय रखनी है। अब आप कुछ प्रश्नों को लिखिए। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है? आय विधि का प्रयोग करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, और आपको प्रैक्टिस के लिए एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित आंकड़ों के द्वारा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपीएफसी एवं राष्ट्रीय आय एनएनपीएफसी ज्ञात कीजिए। विदेशों से निवल कारक आय 100, मजदूरी तथा वेतन 900, मूल्यह्रास 300, शुद्ध या निवल अप्रत्यक्ष कर 350, किराया तथा रॉयल्टी 400, नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान 200, लाभ 600, ब्याज 500, कर्मचारियों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में सामाजिक सुरक्षा में योगदान 250। ठीक है, तो ये आंकड़े आपको सभी करोड़ रुपीस में दिए गए हैं। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है? एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी ज्ञात करना है। जो हमने पहले भी निकाला है उसी प्रकार से उन्हीं सूत्रों का इस्तेमाल करके यहाँ पे इसका मूल्य आप ज्ञात करेंगे। और इस आय विधि के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप निम्नलिखित वेबसाइट पर भी भेंट दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही।